के भूआकृतिक विभाग, उसके बाद जो उसका कुछ रह गया था, जैसे मैंने हिमालय पढ़ा दिया था। तो आज मैं फिर से बताता हूँ भूआकृतिक विभाग के दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। ये वाला टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था मुझसे, ठीक है। तो उसके बाद जो रह गया है तुम्हारा ये उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो अब हिमालय का जो देख लो एक बार, इसमें कौन सा कहाँ है। ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, और ये अपना द्वीप है, अंडमान निकोबार है, और ये दमन द्वीप और दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप भी है। तो ये अपने भारत को 6 भागों में बांटा जाता है। तो अपन बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान। उससे पहले हिमालय के बारे में थोड़ा देख लो। हिमालय का जो रह गया था डिवाइडेशन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर कौन सा आता है, ट्रांस आता है, फिर बृहद हिमालय आता है, उसके बाद फिर लघु हिमालय आता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है। ये प्रश्न आया था यूपीएससी में। हिमालय की पर्वत श्रेणियों के आधार पर उन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाई है। तो उत्तर में कौन सा आएगा, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय आता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है ट्रांस हिमालय जो है वो किसका भाग है, वो तिब्बत हिमालय का भाग है, और हिमालय का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, इट्स पार्ट ऑफ तिब्बतन हिमालय। ये क्या है, तिब्बत है, ये क्या है, तिब्बत है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत है वो कैसा पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है, बलित पर्वत, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, जब यहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं आपस में टकराती हैं तो एक पर्वत श्रृंखला का दूसरी पर्वत श्रृंखला के मध्य छेपड़ हो जाता है, तो उसका दूसरा भाग उठ जाता है। इस प्रकार से बने पर्वतों को हम बलित पर्वतों की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी 2 प्लेटें थी, एक थी तुम्हारी अंगारा लैंड और एक थी गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो नीचे वाली है वो गोंडवाना लैंड है, ऊपर वाली है अंगारा लैंड। तो इनका क्या हो गया, गोंडवाना लैंड नीचे चलेगी, इसके अंगारा लैंड की, इससे भाग ऊपर उठेगा। तो ये कैसा पर्वत है, बलित पर्वत। बलित पर्वत हमेशा नवीन पर्वतों की श्रेणी में आते हैं और इनकी लंबाई में निरंतर वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो अब इसको अपन 4 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के किस असंबद्धता के कारण अलग होता है, ये क्वेश्चन आया आईएएस में। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के मध्य पाया जाता है ITSZ, इंडो सांको सचर जोन। इसको क्या बोलते हैं, इंडो सांको सचर जोन, ठीक है। इसके माध्यम से अलग होता है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ट्रांस हिमालय की गोर्बिन ऑस्टिन या काराकोरम 8611 इसका ऊंचाई है, ठीक है। दूसरा है बृहद हिमालय, ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है और यहाँ पे सबसे अधिक ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट और है कंचनजंगा, ये सब इसी के भाग है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब इसी के भाग है। किसके भाग है, बृहद हिमालय के भाग है, ठीक है। और ये बृहद हिमालय लघु हिमालय से किस माध्यम से अलग होता है, MCZ। इसका मतलब होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और दूसरा होता है बृहद हिमालय लघु या मध्य हिमालय से किसके माध्यम से अलग होता है, मैन बाउंड्री फोल्ड, मैन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है। और बृहद हिमालय लघु शिवालिक हिमालय से, या लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके माध्यम से अलग होता है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड के माध्यम से अलग होता है, ठीक है। तो हिमालय का थोड़ा सा ब्रीफ में, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, वो थोड़ा सा बताने के लिए मैंने इसको कर दिया। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहले आता है भावर, फिर आता है तराई, फिर आता है बांगर, फिर आता है खादर। तो भावर क्या होता है, यहाँ से पर्वतों से निकलती नदियाँ, ये है पर्वत, तो यहाँ से नदी निकली, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पर्वत होते हैं, बहुत ज्यादा खड्डे प्रकार के होते हैं। जैसे तुम उत्तराखंड में कभी गए हो तो वहाँ क्या होता है, ऊपर तो पत्थर दिखते हैं और लगता है कि नीचे नदी है ही नहीं, मतलब दिखता ही नहीं कि नदी है, तो ऐसा लगेगा बस छोटी सी है, पर उसके नीचे काफी गहरी नदी होती है, ठीक है। तो ये एरिया है वो कौन सा बन जाता है, भावर। इसके आगे फिर नदी चलती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है नदी, ठीक है। इसके आगे निकलने का मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, उसको बोलते हैं तराई। फिर ये नदी आगे चलती है, अपने साथ क्या लेके आती है, जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, उसका निक्षेपण कर देती है अपने चारों ओर। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निक्षेपण होता है 2 प्रकार से हो जाता है, एक हो जाता है नवीन जलोढ़, एक हो जाता है पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ जो होती है हर साल लेके आती है,
और पुरानी जलोढ़ होती है केवल एक ही बार लेके आती है, जैसे ये बार। ठीक है, तो ये क्या था, ये हो गया भावर, ये हो गया तराई, ये हो गया बांगर और ये हो गया खादर। अब यहां से प्रश्न कैसे आता है, यहां से पेपर में प्रश्न कैसे आता है ये देख लो। बांगर मिट्टी को बोलते हैं नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे बांगर को, क्या बोलेंगे पुरानी जलोढ़। जो बांगर मृदा है उसको क्या बोलेंगे पुरानी जलोढ़। ठीक है, और जो खादर क्या होता है वो होती है नई जलोढ़। ये दोनों ही प्रश्न आते हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ये आता है भावर क्या होता है। भावर वह होता है जहां से नदियां पर्वतों से निकलने के बाद और विलुप्त हो जाती हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं भावर क्षेत्र बोलते हैं। पत्थरों के नीचे नदी विलुप्त हो गई है, दिख ही नहीं रही कि नदी इसके नीचे बह रही है, पर नदी नीचे नीचे बह रही है। जब नदी पर्वतों से निकलने का मैदानी क्षेत्रों में आती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये भी प्रश्न आया है पीएससी में। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं तराई। तो ये बिल्कुल समझ लेना, ठीक है, क्या बोलते हैं तराई। और जब ये नदी अपने साथ अवसादों को लेके जाती है, अवसादों को कहाँ अपने मुहानों पर निक्षेपण कर देती है, तो जो नई मिट्टी होती है जो हर साल आती है उसको बोलते हैं अपन खादर। जो पुरानी मिट्टी होती है वो हर साल नहीं आ पाती, 2-3-4 सालों में आ पाती है, उसको बोलते हैं अपन बांगर। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ को अपन क्या बोलेंगे खादर, और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे अपन बांगर। तो ये चारों चीजें समझ में आई, चारों से प्रश्न आते हैं। ये पर्वत होता है, पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, ये नदी निकल रही है और इसके नीचे जो पानी चल रहा है तो ये मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो उसको क्या बोलते हैं तराई। और ये अपने साथ मिट्टी लेके आती है नई पुरानी, तो उसको बांगर खादर बोलते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर भारत का मैदान हो गया। अब इसके बाद जो तुम्हारा क्या है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार कितने भागों में बांटा गया है ये तो देख लो। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये, ठीक है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है कहां से, गुजरात के काठियावाड़ से लेके मेघालय के पठार तक। कहां तक है, मेघालय के पठार तक। इसका आकार कैसा, त्रिभुजाकार है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, इसके पूरब में क्या है बंगाल की खाड़ी, सभी को पता है। पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। और जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो एरिया है या इसकी जो भूमि है वो किस भाग की है, गोंडवाना लैंड का है। जो हिस्सा है वो किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। सब दिख रहा है, देखो त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, बन रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेघालय का पठार। ठीक है, अब वो कुछ अलग, अभी मेघालय का पठार इसका भाग था, फिर अलग क्यों हो गया है ये भी बताता हूँ मैं। वो अलग हो गया ना, बीच में बांग्लादेश आ जाता है, वो अलग क्यों हो गया, क्योंकि जो मैदान बना ना, जैसे एक टुकड़ा था, ये गोंडवाना लैंड मैंने बताया था तुम्हें, ये गोंडवाना लैंड थी, अंगारा लैंड थी। ठीक है, ये 33 सागर था, ये बताया था मैंने तुम्हें। अब ये यहाँ से क्या मैदान का निर्माण हुआ, तो मैदान का निर्माण होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, नदियों का, तो ये भाग क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया। ये बीच में मैदान बन जाता है और बीच में थोड़ा पठारी भाग अलग बन जाता है। ठीक है, ये जैसे कि बीच में बांग्लादेश आ जाता है, बंगाल आ जाता है, तो पठार नहीं, वो मैदान है, तो इसका भाग कुछ अलग हो गया, इसीलिए उसको इसमें काउंट करते हैं, किसमें, प्रायद्वीपीय। अब इसके अंतर्गत कौन से पठार आते हैं, मालवा, दक्कन, आते नहीं आते, तेलंगाना, छोटा नागपुर, दंडकारण्य आदि महत्वपूर्ण पठार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हर चीज का महत्व होता है। जैसे बोले प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या बोलेंगे, तो इसमें लिख लेंगे यहाँ की कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, लिख देंगे। यहाँ पे कौन सी फसलें पाई जाती है लिख देंगे। अगर आ गया प्रायद्वीपीय पठार के महत्व को समझाइए, तो क्या लिख देंगे, वहाँ की कौन से पठार है ये लिख देंगे, फसलें कौन सी हैं ये लिख देंगे, वर्षा कितनी होती है ये लिख देंगे, मिट्टी कौन सी पाई जाती है ये लिख देंगे। ठीक है, और खनिज कौन से पाए जाते हैं ये लिख देंगे। हो गया तुम्हारे 5 नंबर में। और बचेगा डायग्राम बना देंगे, ऐसे करेंगे।
डायग्राम तो तुरंत बनाना आना चाहिए। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें छोटा सा ब्रैकेट करके इस प्रकार का डायग्राम, क्योंकि वहां पे 7-8 लाइनें मिलती हैं लिखने के लिए। इतना मान के इतना ही एरिया तो पठार के बारे में लिखेंगे, आकृति लिखेंगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा प्राचीन पठार के बारे में। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है तुम्हारा तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र को देख लेते हैं। ठीक है, तट जानते हैं, तट सभी जानते ही होंगे, उस दिन मैंने बताया था। एक बार और बताया, तट क्या होता है, जहाँ स्थल और जल दोनों मिल रहे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ स्थल, अब इस तरफ क्या है, अरब सागर, इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ठीक है, अब ये पश्चिमी तट का विस्तार कहां से कहां तक है, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक। तो इधर गोदावरी डेल्टा से लेके कन्याकुमारी। क्वेश्चन आता है पश्चिमी तट और पूर्वी तट प्राय कहां मिलते हैं, तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहां मिलते हैं, कन्याकुमारी है। ये सीधा सीधा प्रश्न आया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहां मिलती है। हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया तुम्हारा पूर्वी तट। अब इनमें भी डिवाइडेशन है, इनमें भी पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया। ऊपर वाला कौन सा है, कोंकण, बीच का कौन सा है, कन्नड़, और नीचे का कौन सा है, मालाबार। ठीक है, इन्हें 3 भागों में बांटा, इसको भी बांटा गया। ये कोरोमंडल और ये है तुम्हारा उत्तरी सरकार। ठीक है, ये है तुम्हारा गोदावरी डेल्टा, गोदावरी नहीं सॉरी दामोदर, दामोदर का डेल्टा। तो पूर्वी घाट का विस्तार कहां है, दामोदर डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक, और ये गुजरात की काठियावाड़ से लेके कन्याकुमारी तक। और ये कोंकण है वो कहां से, काठियावाड़ से लेके गोवा तक, इसको कोंकण बोलते हैं। और ये गोवा से लेके मंगलौर तक कौन सा है, कन्नड़। मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक कौन सा है, ये मालाबार तट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कोंकण तट या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये घाट अलग हो जाता है, इसी का एक बड़ा पार्ट घाट में आ जाता है। तो पश्चिमी घाटी के ऊपर तो अभी सॉरी चोटी देखेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, पश्चिमी घाट का अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ये किसका है, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई 2695 मीटर। ठीक है, और इसको दक्षिण भारत की भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की चोटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की चोटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तट समझ में आए, पूर्वी तट कहाँ है, पश्चिमी तट कहाँ है। और जो पश्चिमी तट है उसके बाद इधर क्या बनता है, इसका वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। इसी कारण है कि पश्चिमी तट के इधर क्या होता है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, यहाँ पे मोस्टली सूखा देखने को मिलता है। यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ, क्योंकि ये क्या होता है, पश्चिमी घाट जो है कगार प्रदेश है, मतलब इस प्रकार से है। पश्चिमी घाट इधर तो ऊंचा, इधर नीचा है, इधर जो है ढलान, किधर की ओर है, पूरब की ओर ढलान है। और होता क्या है, जो बादल बनते हैं ना, बादल इस साइड बादल बने, इस साइड वर्षा करा देते, इस साइड वर्षा नहीं हो पाती। इस प्रकार इस तरह क्या बन जाता है, रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया बन जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रश्न आया है, बहुत बार प्रश्न आया है। क्या क्या प्रश्न आया है, पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा है, कितने में, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और पूर्वी घाट को कितने बांटा गया, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। उत्तरी ये कोरोमंडल है, ये गोदावरी डेल्टा तक है, कहां से, कन्याकुमारी से गोदावरी डेल्टा तक। और गोदावरी डेल्टा से दामोदर डेल्टा तक कौन सा, उत्तरी सरकार तक। ठीक है, ये उड़ीसा से, उड़ीसा का एरिया लग जाता है, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, इसमें तुम्हारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये कोरोमंडल तट और ये उत्तरी सरकार तट, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये समझ में आए होंगे। अब इसके बाद है तुम्हारा द्वीपीय क्षेत्र। तो द्वीपीय क्षेत्र देख लो, मैं बता ही चुका हूं पहले। दादर नगर हवेली, यहीं पे दमन द्वीप है, ये लक्षद्वीप है। ये प्रश्न आता है बहुत बार, मैं बता दे रहा हूं।
ये अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये देख लो पहले लक्षद्वीप वाला, ये लक्षद्वीप है, ये है मिनिकॉय, और ये नीचे है मालदीव। पर ये अपना भाग नहीं है मालदीव, क्वेश्चन समझाना है इसीलिए मैंने इसको बना दिया है, ये अलग से कंट्री है मालदीव, ये दमनदीप है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार, ये बैरन, ये नारकोंडा, ये बंगाली खाड़ी सभी को पता है। अब ये मैंने मिनिकॉय स्पेशली इसको इसलिए बनाया, कल में क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, ये 8 डिग्री चैनल। अब ये डिग्री दिख रहा है ना, चैनल, चैनल क्या है, अक्षांश देशांतर मैंने पढ़ाए थे, तो ये अक्षांश देशांतर लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड वही है, ये क्या है लैटिट्यूड है, और ये 8 डिग्री पे है, तो 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है अक्षांश है, किस किस को अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। पीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदरवाइज जितने भी एग्जाम वो सब में क्वेश्चन आया है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ये विशेष तौर पर याद कर लेना। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार, दक्षिणी अंडमान और उत्तरी निकोबार को अलग करता है। अगर देखा जाएगा तो किसको अलग कर देगा, होगा दक्षिणी अंडमान, ये होगा उत्तरी निकोबार, इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तीनों ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, उसका निर्माण हुआ है प्रवालों के माध्यम से। जो लक्षद्वीप है किसके द्वारा निर्माण हुआ है इसका, प्रवाल। प्रवाल जानते हो, कितने लोग नहीं जानते प्रवाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरल, क्या बोलते हैं इसको, कोरल बोलते हैं। कोरल क्या होता है, प्रवाल क्या होते हैं, जो समुद्र होता है ना, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं समुद्र, तो वो क्या होता है मर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके जो अस्थि पंजर होते हैं या इनको बोलते हैं कंकाल, कंकाल समुद्री जीवों के कंकाल। इसके लिए एक वर्ड होता है, ये यूपीएससी में पूछा गया था, समुद्री जीवों के जो कंकाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीवों के कंकाल क्या बोलते हैं, पॉलिप, क्या बोलते हैं, पॉलिप। समुद्री जीवों के जो कंकाल होते हैं उसको पॉलिप बोलते हैं। तो क्या होता है एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं तट के आसपास, तो उसके बहुत सालों बाद धूल मिट्टी इकट्ठी होने लगती है, प्लस कोरल जो मर जाते हैं वो भी एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप है वो भी द्वीप से बना है, इनमें द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। ये भी प्रश्न आया है एमपीपीएससी में, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है लक्षद्वीप की, तो कावरत्ती, कैपिटल भी पूछ लेते हैं इसकी। ठीक है, अमीनी द्वीप ये भी यहीं पे है, अमीनी द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है, लक्षद्वीप, ये भी यहीं पे पूछा गया है। ठीक है, तो कावरत्ती ये 36 द्वीप है, किसके द्वारा बना है, कोरल के द्वारा बना है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। मिनिकॉय किसका भाग है, लक्षद्वीप का भाग है। अब इधर आते हैं अंडमान निकोबार, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार के द्वीप है, एक बैरम है और एक नारकोंडम। अब बैरम और नारकोंडम मैंने क्यों बोला, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, वोल्केनो। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी ये है मृत, मृत ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं डेड वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्केनो। तो ये अंडमान निकोबार की भाग है, बैरन हो गया, नारकोंडम हो गया, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। तो मध्य जो है ना इस उत्तरी अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सैडल पीक। अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी, सैडल पीक। सैडल पीक क्या है, सर्वोच्च शिखर। यहीं पे क्या है, सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, काला पानी की सजा। अब यहाँ पे इसको काला पानी क्यों बोलते हैं, इसको काला पानी इसलिए बोलते थे क्योंकि जो पहले प्राचीन समय में या अंग्रेजों के समय में जो कैदियों को यहाँ पर ले आता था, मान चलो यहाँ पे जेल है, तो ऊपर क्या होता है, काले काले बादल आते थे, बादल आते थे, नीचे पानी क्या दिखता था, काला दिखता था चारों तरफ से। तो लोग जो कैदी खिड़की पे देखते थे ना, उन्हें काला काला दिखता था चारों तरफ। ऊपर काले बादल, जैसे नीले बादल हो नीला पानी दिखेगा, ऊपर काले बादल, इसलिए इसको बोलते थे काला पानी की सजा। ठीक है, यहाँ पे कई कैदियों को रख देते थे अंग्रेज। ठीक है, तो काला पानी सेल्यूलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार में। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सैडल पीक है। यहीं पे क्या था,
दक्षिणी अंडमान में एक अपना पॉइंट था, इसको बोलते थे इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ था? अंडमान निकोबार में ही था, निकोबार द्वीप समूह का था। तो 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उसमें ये डूब गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट हो गया, उत्तरी अंडमान हो गया, ये हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, निकोबार, उत्तरी निकोबार और ग्रेट निकोबार। नीचे वाला कौन सा? ग्रेट निकोबार। इसमें जो भारत की जो सीमा है, तटीय सीमा भी जोड़ लेते हैं और द्वीपों सहित सीमा को भी जोड़ लेते हैं। तो सर्वाधिक देखा जाए, सर्वाधिक तटीय सीमा किस द्वीप की है? तो अंडमान निकोबार की। ठीक है, अगर राज्य में पूछा जाए सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। ये दोनों ही प्रश्न आए हैं, तो दोनों में ध्यान रखना है। अगर वो द्वीप पूछे तो अंडमान एंड निकोबार लगाना है, अगर वो राज्य पूछे तो गुजरात लगाना है। ठीक है, और दोनों ही प्रश्न आए हैं, दोनों को ही समझना है। कुछ लोग रट के जाते थे तो गुजरात भी ऑप्शन में देते हैं, पर द्वीप पूछ रहा होता है, या पूछे संघ शासित राज्य पूछ लेगा। राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक बड़ी सीमा तटीय सीमा किसकी? तो अंडमान निकोबार की है। तो ये द्वीप समझ में आए। अब देख लेते हैं अपन जो अगला टॉपिक बचा है वो क्या बचा है। अब बचा है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो मरुस्थल तो मैंने बता दिया था तुम्हें कहाँ है, मरुस्थलीय क्षेत्र ये है। तो इसका जो निर्माण किसके द्वारा हुआ है? मरुस्थल का बनता है। भारत में जो दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक होता है शीत, एक होता है उष्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड और इसको बोलते हैं हॉट। कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? लद्दाख में। हॉट डेजर्ट कहाँ है? थार में, राजस्थान का थार मरुस्थल। ठीक है, अब इसी मरुस्थल बनते क्यों ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल बनते कैसे हैं? ये थार का मरुस्थल यही क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? ये अरावली, इसका विस्तार कहाँ है? गुजरात से लेके दिल्ली तक। अब हुआ क्या, जो बरसात की जो हवाएं आती है हिंद महासागर से उठती, वो कहाँ चली जाती है? सीधी हिमालय पे टकरा जाती है। इधर क्यों नहीं आ पाती? क्यों नहीं आ पाती? जो भारी हवाएं होती हैं वो कहाँ चलती है, यानी जो ठंडी हवाएं होती हैं वो कैसी होती है? भारी होती है। और भारी होगी तो कहाँ रहेगी? स्थल के समीप रहेंगी। कहाँ रहेंगी? स्थल के समीप रहेंगी, तो इधर नहीं जा पाती है। ठीक है, इधर नहीं जा पाती है तो इससे टकरा के कहाँ चली जाती है? सीधी हिमालय की तरफ चली जाती है। इधर क्या होता है? इधर सूखा पड़ जाता है। इधर सूखा, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा। तो सूखा पड़ जाता तो क्या होता है? यहाँ पे मरुस्थल बन गया। ठीक है, और ऊपर जाने में क्या होता है? ऊपर पर्वत श्रेणियां पाई जाती, काराकोरम, लद्दाख, जासकर, पीर पंजल, धौलाधर, शिवालिक। तो ये शिवालिक से टकरा के इधर चली जाती है भाई, तो ऊपर नहीं जा पाती, इसीलिए लद्दाख में भी मरुस्थल है। और लद्दाख में सर्दी पड़ती है इसीलिए वहां पे शीत मरुस्थल है, और यहाँ गर्मी पड़ती है इसीलिए वहां पे कैसा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है या हॉट डेजर्ट है। कैसा है? हॉट डेजर्ट। ठीक है, तो मरुस्थल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब वो अलग आएगा क्लाइमेट, मानसून आएगा ना टॉपिक, मानसून, उसमें हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ाएंगे इसका मरुस्थल का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है। अगर यहाँ पे मरुस्थल नहीं होता तो क्या होता, मरुस्थल यहाँ पे पहले क्या था। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, वीडियो काफी लंबा होगा। तो आज की अपन ने क्या क्या बात की आज की वीडियो में? आज अपन ने बात की उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।